Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about NCERT Class 8, Chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. आज के चैप्टर में हम स्पेसिफिकली सबसे पहले बात करेंगे लैंड रिसोर्स किसे कहते हैं। लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है वो विभिन्न कारण से अनइवन होती है। यानी कि जहाँ पर आपको रग टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, जहाँ पर स्पेसिफिकली माउंटेनियस एरिया है या फिर डेजर्ट एरिया है, तो उस जगह पर आपको काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड इनहेबिटेशन देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पर सुइटेबल एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा एंड प्लेन एरिया, रिवर की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी, उस जगह पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लैंड यूज़ की बात करें तो लैंड यूज़ यानी कि लैंड को जब हम किसी कारण से यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स, तो तब हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लैंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसी को हम लैंड यूज़ कहेंगे। अब लैंड यूज़ स्पेसिफिकली कुछ फिज़िकल फैक्टर्स से बनी होती हैं। लैंड यूज़ इज़ डिटरमाइंड बाय फिज़िकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये जो सारी फैक्टर्स हैं ये लैंड यूज़ में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ओनरशिप के बेसिस पे दो तरीके की होती है, एक तो प्राइवेट और एक कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड, जब एक कम्युनिटी लैंड को ओन करती है मिलकर कलेक्टिवली, तो हम उसे कम्युनिटी लैंड के तौर पर जानते हैं। और जब प्राइवेट कोई भी इंडिविजुअल अपने आप से उसे ओन करता है तो उसे हम प्राइवेट या इंडिविजुअलाइज्ड ओन प्राइवेट लैंड के तौर पर जानते हैं। जो भी हमें फ्रूट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स या कुछ भी अगर हमारे लिए वो फ्रूटफुल है, तो दीज आर दी कम्युनिटी लैंड्स जहाँ से हमें बेसिकली ये सारी नेसेसरी चीज़ें मिलती हैं, तो उसे ही हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में जो अभी के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ कॉमन इश्यूज़ जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, एनवायरमेंटल एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, उनसे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो हम एनवायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे सल्यूशन पाने के लिए कुछ मेथड्स को अप्लाई करेंगे और उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स की अगर हम बात करें तो कुछ मेथड्स, कॉमन मेथड्स को अप्लाई करके, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करने के माध्यम से, लैंड रिक्लेमेशन एंड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स को सही तरीके से प्रयोग करने के द्वारा, ओवर ग्रेजिंग ना हो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग के द्वारा हमें इरोजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इरोजन को कम से कम करने के लिए ओवर ग्रेजिंग हो रही है या नहीं, ये हमें देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल वी ऑल नो कि कुछ फ्रैगमेंट्स यानी कि फ्रैगमेंटेड मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा, वेदर्ड रॉक के द्वारा सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ फैक्टर्स भी हमें पढ़ना है। उसके पहले हम लैंडस्लाइड क्या है ये एक बार देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड इज़ नथिंग बट ए मूवमेंट ऑफ सॉइल दैट इज़ बेसिकली accumulation ऑफ रॉक, डेब्रिस, जो हमें ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के द्वारा देखने को मिलती है। तो ये एक मूवमेंट है पहाड़ के ऊपर से जब नीचे की ओर डाउनवर्ड फ्लो, या हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलती है सॉइल की, तभी हम उसे लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं। जब रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है तो लैंडस्लाइड काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाती है। हेवी लैंडस्लाइड हमें उस जगह पर देखने को मिलती है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया देखने को मिलेगी, जैसे कि सिक्किम एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद एक केस स्टडी यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से स्टडी कर सकते हैं। सब मिटिगेशन मेजर्स आर discussed here. Mapping
जो सिस्टम होती है उसके द्वारा हम पहले से देख सकते हैं कि किस किस एरिया में हमें लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, तो अवॉइड करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड देन जो रिटेंशन वॉल है उसको कंस्ट्रक्ट करने के द्वारा एंड वेजिटेशन कवर को यानी कि एफॉरेस्टेशन करने के द्वारा, इसके साथ ही साथ जो ड्रेनेज कंट्रोल है उसकी जो मूवमेंट है, लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर, जो स्प्रिंग फ्लो है उसको कंट्रोल करने के द्वारा, या क्योंकि हमें कई बार माउंटेनियस रीजन में जो स्प्रिंग्स हैं, जो वाटर की जो झरना है, झरने का पानी कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो मैनेज्ड तरीके से फ्लो नहीं होने के कारण लैंडस्लाइड की जो प्रोननेस है वो बढ़ जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है। तो इनको कंट्रोल करने के द्वारा हम लैंडस्लाइड को काफ़ी कम कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स यहाँ पर दी गई हैं, तो पेरेंट रॉक वन बाय वन देखेंगे। पेरेंट रॉक, रिलीफ एंड फ्लोरा एंड फौना यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, क्लाइमेट हो गया, किस तरीके का क्लाइमेट, यानी कि रेनफॉल अगर ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि रेनफॉल काफ़ी हद तक लीचिंग में हेल्प करती है, तो उसी तरीके से अकॉर्डिंगली सॉइल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। टेम्परेचर अगर काफ़ी ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो काफ़ी कम होती हैं। एंड टाइम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल की जो प्रोफाइल है उसको कंस्ट्रक्ट होने में टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पेरेंट रॉक एंड रिलीफ, हाई ऑल्टीट्यूड में आपको माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलेगी एंड प्लेन एरिया में आपको फर्टाइल सॉइल, क्योंकि प्लेन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करके एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलती है। सॉइल डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की कुछ मेथड्स, यानी कि मल्चिंग एक प्रक्रिया है जहाँ पर हमें ऑर्गेनिक मैटर की कुछ लेयर्स कंस्ट्रक्ट करने के द्वारा सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको बरकरार रखने का प्रयास किया जाता है। देन कॉन्टूर बैरियर्स, कॉन्टूर फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको शायद मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर दिया भी गया है कॉन्टूर प्लाविंग क्या होती है। आप यहाँ से एक आइडिया कर सकते हैं कि इस तरीके से कॉन्टूर प्लाविंग किया जाता है। ये टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि पहाड़ की जो ढाल है उसको स्टेप के तौर पर एक स्टेप फॉर्मेशन के साथ साथ जो टेरेस के तौर पर फार्मिंग की जाती है, और इसके द्वारा सॉइल की जो इरोजन है उसे काफ़ी हद तक कम किया जाता है। टेरेस फार्मिंग माउंटेनियस रीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंटरक्रॉपिंग एक क्रॉपिंग से रिलेटेड फैक्टर है, या हम कह सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग के द्वारा कई सारी क्रॉप्स एक साथ रो में कल्टीवेट किया जाता है डिफरेंट टाइम में टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। एंड इसके साथ साथ शेल्टर बेल्ट्स आपको देखने को मिलेगी ड्राई और कोस्टल रीजन्स में। इसके बाद हम स्ट्रेट अवे देखते हैं कि वाटर के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो वाटर इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर या सलाइन वाटर हम कह सकते हैं, यही दो सोर्सेस हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। एंड द प्रोसेसेस ऑफ द इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, दिस यू ऑलरेडी नोज रेफर टू दी वाटर साइकिल। हमने इससे पहले वाटर साइकिल के बारे में बात की है। एंड इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, तो देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स। तो स्कार्सिटी तो हमें वर्ल्ड वाइड स्पेसिफिकली देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी रीजन में, अफ्रीका में बहुत, क्योंकि अफ्रीका जो कंट्री है मोस्टली हमें डेजर्ट एरिया देखने को मिलती है। एंड वेस्ट अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा, साउथ एशिया में, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए में जो डेजर्ट वाली एरिया है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया, तो जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन जब आ जाती है किसी भी कंट्री में, तो उस टाइम पर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी की स्कार्सिटी देखने को मिलती है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर हमें देखने को मिलती है। रिवर पल्यूट ना हो इसका हमें ध्यान रखना है, तो रिवर यमुना के बारे में यहाँ पर दिया गया है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें यहाँ पर कवर करना है। कि बायोस्फीयर हम किसे कहते हैं, स्पेसिफिकली हम बायोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के सेंटर में देखने को मिलेगी, उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से बना होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर आपको
फ्लोरा और फौना देखने को मिलती हैं। तो लिविंग बींग्स जहाँ पर हमें इंटर रिलेटेड, जहाँ पर इसका हमें देखने को मिलता है, इंटरडिपेंडेंसी जहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसी से बना होता है कि इकोसिस्टम, जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमें देखने को मिलती है। इंटर रिलेशनशिप, एक बैलेंस जहाँ पर हमें देखने को मिलती है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज पर आपको दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वी ऑल नो। एंड इसके बाद ही हमें नेचुरल वेजिटेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है। तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। किस तरीके की टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट हमें देखने को मिलती है, उसी के ऊपर बेस करके हमें नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। हेवी रेनफॉल, तो अकॉर्डिंगली हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो रेन फॉरेस्ट हमें बेसिकली देखने को मिलती है जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन होती है। हेवी रेनफॉल वाली रीजन में आपको फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड ग्रासलैंड वाली रीजन में आपको टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन का देखने को मिलता है। तुंद्रा या पोलर रीजन में आपको मॉसेस एंड लीचेंस देखने को मिलेगी, जो कि बाकी सारे रीजन से अलग होती हैं। जो ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण आपको वहाँ पर वेजिटेशन भी प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलती। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का कम करना, सॉइल इरोजन का कम करना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना, ये जो सारी प्रोमिनेंट इश्यूज़ हैं इसका ध्यान रखना है। एंड सुनामीज, लैंडस्लाइड, सम ऑफ द मोस्ट ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस एंड एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन सारी चीज़ों का हमें आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। फॉरेस्टेशन करना है कि यहाँ पर कुछ स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन। कंजर्वेशन प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा कंजर्वेशन को काफ़ी हद तक सोचा जा रहा है कि किस तरीके से कंजर्व किया जाए वाइल्ड लाइफ को। बायो एक्टिविटी रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, जैसे कि रियो दी जेनेरो समिट, ब्राज़ील रियो दी जेनेरो 1992, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया गया। अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए एंड इसके साथ ही साथ सोशल फॉरेस्ट्री भी करनी चाहिए। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके द्वारा हम वाइल्ड लाइफ को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि साइट्स की यहाँ पर बात की गई है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है सिर्फ और सिर्फ एनिमल और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका ध्यान रखने के लिए। एनिमल्स एंड बर्ड्स की ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए। नेशनल पार्क इज द एरिया जहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, नॉट द मोर ecosystem for the present and the future generation. And this is all for now. We are done with the session today. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, thank you so much and bye bye.